हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उससे संबंधित और उसमें पूछे गए प्रश्नों की सीरीज को। और इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज हिंदी। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी की आदि जननी क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि हिंदी जो है हिंदी की आदि जननी क्या है। तो ऑप्शन है आपके पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो मूलतः यही कहा जा सकता है कि संस्कृत है। ठीक, तो संस्कृत जो है पहले नंबर पर आप रख सकते हैं। फिर इस विकास क्रम में जो है फिर उसके बाद आता है फिर पाली का विकास होता है, फिर उसके बाद प्राकृत का, फिर उसके बाद जो है अपभ्रंश का। तो इन विकल्पों के अनुसार जो है अगर क्रम से भी व्यवस्थित करना हो तो सबसे मूल भाषा जो है हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत से विकास हुआ पाली का, पाली से विकास हुआ फिर प्राकृत का, प्राकृत से विकास हुआ फिर अपभ्रंश का। फिर यही अपभ्रंश आगे चलकर जो है अवहट का रूप धारण कर लेती है। मीन्स अवहट का विकास हो जाता है। फिर अवहट से जो है फिर विकास हो जाता है प्राचीन हिंदी का। और प्राचीन हिंदी से होते हुए आज हम फिर आधुनिक हिंदी में पहुंच जाते हैं। ठीक, जो आज हम हिंदी प्रयोग कर रहे हैं ये हमारी आधुनिक हिंदी है। इससे पहले जो प्राचीन हिंदी थी उसका विकास अवहट से हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से आप अगर इसमें आदि जननी ना देकर अगर शायद जननी दिया होता तो आप इसमें लगा सकते थे अपभ्रंश। ठीक, लेकिन जो है इसमें दिया हुआ है आदि जननी। आदि जननी यानी जो मूल रूप से जहाँ से उत्पन्न हुई है, तो मूलतः जो है संस्कृत की देन है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन है आपके आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर संयुक्त काल। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जानकारी बता दें कि इसमें आप लोगों को खुद भी दिख रहा होगा कि संयुक्त काल यही जो है इसमें आंसर नहीं होगा। लेकिन एक जानकारी आपको होना चाहिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया था। मीन्स प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया था या फिर करने का प्रयास किया था। तो आप उसके लिए ये समझ लीजिए जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन। ठीक, ये आपको जानना चाहिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले प्रयास किया था। फिर उसके बाद जो है हिंदी साहित्य काल को जो है अगर हम बात करें तो इसके विभिन्न जो है विद्वान अपने अपने अनुसार इसको काल विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख या फिर सर्वमान्य जो विभाजन काल है उसी को कहा जाता है ये जो है, जिसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल यानी उसके बाद उत्तर मध्यकाल। तो आदिकाल को जो है वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता था, और पूर्व मध्यकाल को जो है भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसमें आपको जो अगर नाम आ जाए कि रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है तो इसको कह सकते हैं उत्तर मध्यकाल, और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल। ठीक, और आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल। ठीक है, देख, और आधुनिक काल तो आधुनिक काल ही है। ठीक है, जबकि इसमें से जो है संयुक्त काल नाम से जो है कोई विभाजन नहीं है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत बार मतलब प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। इसके लिए आप बिल्कुल जो है याद करके इसको रट कर रखें कि सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु जो है वल्लभाचार्य थे। ठीक है, और बात करें जो है वल्लभाचार्य ने जो है अगर बात की जाए एक पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ठीक, पुष्टि मार्ग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो ऑप्शन है आपके बिहारी, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बिहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिहारी जो है रीतकालीन जो है कवि थे, रीति काल, यानी कि ये रीतिकाल के कवि थे। ये आपको याद होना चाहिए कि बिहारी रीतिकाल के कवि थे। बाकी जो है जितने भी हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये सभी जो है बात की जाए तो ये भक्ति काल के संबंधित हैं। ठीक, और बात की जाए इसके अलावा कि बिहारी की रचना की, तो बिहारी अब तक केवल एक मतलब बिहारी अपने पूरे होल लाइफ में केवल एक ही रचना की थी उन्होंने, उसका नाम था बिहारी सतसई। ठीक, जिसमें जो है 700 दोहों का संकलन था। यानी कि इसको आपको याद होना चाहिए कि बिहारी सतसई, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई या सतसई के रचनाकार कौन है, तो वो बिहारी हैं, जिसमें जो है 700 दोहों का संकलन है। ठीक है, इनके दोहों में श्रृंगार रस की बहुत ज़्यादा जो है प्रधानता उसमें देखी गई है कि पूरी तरह से अगर कहा जाए तो श्रृंगार रस में है, और बहुत इतना मनमोहक दृश्य मतलब एक तरह से कहा जाए शब्दों में इन्होंने सचित्र वर्णन किया है कि शब्दों में सचित्र वर्णन बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ते पढ़ते है अनुभव करेंगे कि हाँ वास्तव में एकदम हमारे सामने जैसे चलचित्र चल रहा हो अभी, ऐसा यानी गागर में सागर भरने का काम किया है इन्होंने।
देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, कबीर की भक्ति का क्या स्वरूप है? क्वेश्चन मार्क इसमें उसके आगे जो लगा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि कबीर की भक्ति का क्या स्वरूप है। तो ऑप्शन से आपके सब, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था, हाँ ठीक है, सगुण, सूफी मतवादी, या फिर वैष्णव मतवादी, या फिर निर्गुण। तो आप लोग जानते ही हैं कि कबीर जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। और वो जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। वो यह नहीं कहते थे कि ब्रह्म या फिर ईश्वर जो है कभी साकार हो सकता है। ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसके लिए जो है आपको कहीं ढूंढने या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर इनकी बात की जाए कि इनकी रचनाओं की, तो कबीरदास जी जो है इनकी रचना जो है बीजक, जानते हैं, तो इनकी रचना है बीजक। ठीक। और इनकी भाषा अगर बात की जाए तो भाषा इनकी सतुक्कड़ी थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? वही प्रश्न आ गया आपसे। तो ऑप्शन है आपके ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, सतुक्कड़ी। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतुक्कड़ी। इससे पहले कबीरदास के बारे में हमने थोड़ा सा जरूर ओवरव्यू देखने का प्रयास किया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन है आपके नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो 1971 में नामवर सिंह जी को जो है 1971 में नामवर सिंह जी को उनके साहित्य जो है इनकी कृति थी जिसका नाम था कविता के नए प्रतिमान। जो है कविता के नए प्रतिमान, इसी के लिए जो है इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ऑप्शन है आपके हिंदी, संस्कृत, तमिल, या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। तो इसमें जो है आप लोग हिंदी का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके मन में यह आ रहा हो कि हिंदी से संबंधित है, जबकि गलत है। ठीक है। इन तीनों से नहीं होगा, बल्कि जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं दी हुई हैं, यानी 22 भाषाओं का संकलन जो किया गया है, उन्हीं भाषाओं में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और बात की जाए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो यह जो है सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, एक तरह से कह सकते हैं आपकी सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है। और यह जो है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के जो है लेखक को दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो मधुशाला के लेखक ऑप्शन है आपके निराला, सूरदास, या फिर बच्चन, या फिर जायसी। तो यहाँ पर बच्चन जी हैं, यानी कि बच्चन, ये अमिताभ बच्चन ना समझिएगा, इनके पिताजी थे जो हरिवंश राय बच्चन, उनके बारे में ये कहा जा रहा है। ठीक है। तो मधुशाला के लेखक इनकी जो है अन्य भी बहुत सी रचनाएं हैं जो एग्जाम्स में जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती रहती हैं, जैसे कि मधुबाला, मधुशाला, या फिर निशा निमंत्रण, दशा द्वार, मतलब दशा द्वार से सोपान तक, या नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। ये सभी जो है बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, जो कि एक हृदय को स्पर्श कर लेने वाली रचनाएं हैं। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, जूही की कली के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, या फिर पंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक। निराला उनका उपनाम था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला जी इनको नाम से जाना जाता था। और बात की जाए निराला जी की अन्य कुछ प्रमुख रचनाओं की, तो जैसे राम की शक्ति पूजा, ये जो है एक अन्य इनकी प्रमुख रचना है। और रचनाएं तो जो है इनकी और बहुत सी हैं, जैसे सरोज स्मृति, कुकुर मुत्ता, ये सभी जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। लेकिन जो है राम की शक्ति पूजा, ये जो है रचना निराला जी की है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? मीन्स इसमें आपको बताना है कि प्रेमचंद्र द्वारा कौन सी लिखी नहीं है। तो ऑप्शन है आपके कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ध्रुव स्वामिनी नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो है लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और बात की जाए ये ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है। ठीक। और मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें जो है अगर हम बात करें, जैसे कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब तो हैं ही। इसके साथ जो है बात कर सकते हैं कि निर्मला, या फिर जो है गबन गोदान। ठीक। ये सभी कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे गबन गोदान इत्यादि जो है ये सभी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाएं हैं। तो आप लोगों को इनकी सारी रचनाएं याद होनी चाहिए, क्योंकि
प्रेमचंद जी से जो है प्रश्न लगभग पूछे जाते रहते हैं। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि हैं? ऑप्शन है आपके मीराबाई, सूरदास, रसखान या फिर विद्यापति। तो देखते हैं ऑप्शन जो है इसमें सही कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि सूरदास। ठीक, सूरदास जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये अष्टछाप क्या होता है कि अष्टछाप कवि क्या है, तो आपको बता दें 1602 ईस्वी में, 1602 यहाँ पर ये 1600 है, 1602 ईस्वी के लगभग जो है गोस्वामी विट्ठल नाथ जो थे वो अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और जो है अपने यानी कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और जो है विट्ठल नाथ के 4 शिष्य। ठीक, विट्ठल नाथ जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो इन्होंने 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी के लगभग आसपास जो है अपने पिता के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त जो है कवियों की मंडली की स्थापना की थी। अष्टछाप कवियों में अगर हम बात की जाए कौन कौन शामिल थे, तो हम बात करें इनमें तो जैसे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सभी जो है अष्टछवि के कवि हैं। आप इसको जो है रिपीट करके एक बार जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपको जो है देखने को जरूर मिलता है कि अष्टछाप कवि निम्नलिखित में से कौन है या फिर नहीं है। तो ये 8 कवि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, छंद शास्त्र के प्रणेता थे। तो ऑप्शन है आपके बिहारी, वाल्मीकि ऋषि यानी वाल्मीकि ऋषि या फिर पिंगल ऋषि या फिर केशवदास। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो है इसमें छंद शास्त्र के प्रणेता जो है पिंगल ऋषि थे जो है, अतः छंद शास्त्र को जो है पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो छंद शास्त्र को जो है पिंगल यानी पिंगल ऋषि के नाम पर भी जाना जाता है। ठीक, और अगर इसमें बात की जाए तो मात्रा या वर्ण को सूत्र में पिरोकर की गई रचना को छंद कहते हैं। ठीक है, और जैसे व्याकरण द्वारा जो है गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद द्वारा पद्य का यानी पद्य जो है छंद शास्त्रों के माध्यम यानी छंद के माध्यम से ही सुसज्जित दिखाई देते हैं। ठीक, और पढ़ने में आनंदित महसूस होता है हमें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता एक सीरियल भी आता था, तो जो कि उसी पर आधारित था। ऑप्शन है आपके धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या फिर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर देवकीनंद खत्री। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा देवकीनंद खत्री। देवकीनंद खत्री जो है चंद्रकांता के उपन्यासकार थे, ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें कुछ जानने वाली बात तो है नहीं, और हाँ इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो है एक तिलिस्म और एरारी कारनामों के कारण जो है तिलिस्मी और एरारी कारनामे इसमें वर्णित है, इस कारण इसको जो है तिलिस्मी उपन्यास भी कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सूरज का 7वां घोड़ा की यानी कि विधा है यानी रचना की यानी कौन सी रचना है, ये आपको याद होना चाहिए। तो सूरज का 7वां घोड़ा सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि किसने लिखा था, तो ये धर्मवीर भारती जी का एक उपन्यास है। तो इसमें आपको लगाना है आपको कौन सा उपन्यास है, तो आपको याद होना चाहिए कि सूरज का 7वां घोड़ा। इससे पहले प्रश्न यह पूछा जाता था कि सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, लेकिन ये प्रश्न जो है अब उसका थोड़ा लेवल एक तरह से कह सकते हैं, तो इसमें आपसे पूछ लिया है कि क्या है, तो ये उपन्यास है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो इससे पहले आप लोगों ने देखा था सबसे पहले प्रश्न में कि रीतिकाल को जो है देखते हैं इसमें, लेकिन विकल्प में वो वाला नहीं दिया हुआ है उत्तर या मध्य, तो इसमें आपको जो है अन्य नाम जानना होगा। जैसे कि ऑप्शन से आपके दिए हुए स्वर्ण काल, उद्भव काल, श्रृंगार काल या फिर संक्रांति काल। तो रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको अगर बात की जाए कि किसने कहा था श्रृंगार काल, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो है इसको जो है श्रृंगार काल नाम से पुकारते हैं। तो इसमें इस प्रकार से आंसर हो जाएगा श्रृंगार काल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन जीवनी है, इनमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सी एक जीवनी है। ऑप्शन से आपके अतीत के चलचित्र, चिंतामणि या फिर आवारा मसीहा या फिर नीड़ का निर्माण फिर। तो विष्णु प्रभाकर की एक कृति है जो कि आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है जो कि विष्णु प्रभाकर जी अपने बारे में लिखते हैं। यह बांग्ला उपन्यासकार जो है ये जो है शरद चंद्र चटर्जी की जो है जीवनी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। शरद चंद्र चटर्जी जी की यह जीवनी है जो कि लिखी गई किसके द्वारा गई है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और अतीत के चलचित्र अगर बात की जाए तो यह महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है। और बात की जाए चिंतामणि की, चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और नीड़ का निर्माण फिर सबसे आपने उससे पहले देखा ही था कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हमारा, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। तो ये जो है आप जब पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे थे यानी हाई स्कूल में, तो आपको उसमें देखने को ज़रूर मिला होगा। तो ये जो है किसकी यानी किस लेखक की जो है पंक्ति है, इसमें आपको यह बताना है। तो इसमें हो जाएगा इंसा अल्लाह खां की। इंसा अल्लाह खां की यह पंक्ति है जो कि आपके रानी की केतकी की कहानी से एकदम जो है उसी से ये शब्द लिए यानी पूरा वाक्य लिया गया है, रानी केतकी की कहानी से। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन है आपके परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या फिर तितली। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गबन। ठीक, सॉरी परीक्षा गुरु सॉरी, ध्यान रखिए जो है इसमें। तो इसमें हो जाएगा परीक्षा गुरु। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। ऑप्शन है आपके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर छायावादोत्तर युग। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतेंदु युग। ठीक, तो हिंदी जात का भाषाई संगठन मजबूत करने के लिए 1893 ईस्वी में जो है नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यानी भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक माना जाता है, अतः नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग के मतलब युग में ही हुई। ठीक, और द्विवेदी काल की अगर बात की जाए तो जो है 1900 से 1918 तक रहा। जहाँ पर आपको लगा हो कि कुछ पॉइंट्स मिस्टेक हुए हैं तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और आगे हमें जो है क्या सुधार करना चाहिए अभी अपनी राय जो है आप कमेंट माध्यम से ज़रूर दें। देखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।